संजना गरीब घर में पैदा जरूर हुई थी, लेकिन उसके शौक अमीरों वाले थे। वो किसी न किसी तरह बड़े बड़े होटलों और अमीरों की पार्टी में जाने का जुगाड़ ढूंढ ही लेती थी। एक दिन संजना एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। संडे को संजना अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो रही थी। संजना बेटी, आज तो संडे है, तू कहाँ जा रही है? ओफो माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं कहीं जाऊं तो मुझे टोका मत करो। अब काम बिगड़ जाएगा। कौन सा काम? तेरे कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं, कहाँ से लाई? माँ, ये कपड़े मेरी सहेली कुमकुम के हैं। मैंने उससे आज पहनने के लिए कपड़े मांगे। आज हमारी ऑफिस की पार्टी है, उसी में जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक। संजना पार्टी में चली जाती है। संजना ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। वो एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी। उसकी तनख्वाह मात्र 10,000 रुपए थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। पार्वती एक धागे की फैक्ट्री में धागा बनाने का काम करती थी। मात्र 8,000 रुपए की तनख्वाह में पार्वती ने संजना को 12वीं कक्षा तक पढ़ाया था। उसके आगे पढ़ाई में पैसे खर्च कर पाना पार्वती के बस की बात नहीं थी, इसलिए संजना ने पढ़ाई छोड़कर जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसे एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है। संजना पार्टी में है। संजना, हर वीकेंड में हमारे ऑफिस की तरफ से पार्टी होती है और तू किसी भी पार्टी में जाने का मौका नहीं छोड़ती, चाहे तुझे कपड़े, जूते और पर्स उधारी क्यों न लेना पड़े। कुमकुम, तू तो जानती है कि मुझे अमीरों की जिंदगी कितनी पसंद है। तंग आ गई हूं गरीबी में जीते जीते। अब देखना, बाहर कितनी गर्मी है। घर में होती तो खटारा से पंखे के नीचे बैठकर पसीने पोंछ रही होती। यहाँ तो एसी चल रहा है, जबरदस्त ठंड है, कितना मजा आ रहा है। हाँ, और ऊपर से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मजा भी ले रही है। तभी संजना की नजर सूरज पर पड़ती है। सूरज संजना के ऑफिस में मैनेजर के पोस्ट पर काम करता था। देखने में वो बहुत अमीर घराने का लगता था। क्या बात है संजना, तू सूरज को घूर क्यों रही है? कुमकुम, सूरज सर कितने अमीर लगते हैं ना। महंगी गाड़ी से ऑफिस आते हैं और महंगे महंगे कपड़े जूते पहनते हैं। ये तो सच है। सूरज सर काफी पैसे वाले हैं। इनके पिताजी हीरे के व्यापारी थे। वो बिजनेस अब इनकी माँ संभालती हैं। सच्ची? हाँ, तभी तो सूरज सर लंदन से एमबीए करके आए। इनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए। सूरज की तनख्वाह सुनते ही संजना के होश उड़ जाते हैं। कुमकुम, मैं सोच रही थी कि क्या सूरज सर और मेरी शादी हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा ना। तू सूरज सर से शादी करना चाहती है? हाँ यार, सूरज सर कितने हैंडसम है। इनके जैसा पति कौन लड़की नहीं पाना चाहेगी। लेकिन सूरज सर तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। ऐसा क्या करूं कि सूरज सर मुझे पसंद करने लगे? अगर तू सच में उनसे शादी करना चाहती है तो मैं उनसे तेरे लिए बात करती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज करे। ये कैसे हो सकता है? तू देखती जा। पार्टी में संजना सभी लोगों को अपने हाथों से कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगती है। वो जैसे ही सूरज के पास जाती है, सूरज से टकरा जाती है और संजना के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। ओ, आई एम सॉरी संजना। कोई बात नहीं सर। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। चलो मैं तुम्हें नए कपड़े दिला देता हूँ। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। सूरज संजना को अपनी गाड़ी में बिठाकर एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है और उसे नए कपड़े दिलाता है। संजना बेटी, ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, महंगे होंगे। हाँ माँ, सूरज सर ने मॉल से दिलाए हैं। कौन सूरज सर? संजना पार्वती को आज की सारी घटना बताती है। माँ, मैं सूरज सर से ही शादी करूंगी। लेकिन क्या सूरज सर तुझसे शादी करेंगे? माँ, मैं अमीर बनने के लिए सूरज सर से शादी करूंगी, तुम बस देखती जाओ। अच्छा चल, अभी तो खाना खा ले। माँ, मैं पार्टी में ना बहुत सारा खाना खा कर आई हूँ। वहाँ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम सब कुछ खाया है। अब घर में इतनी गर्मी है कि कुछ खाया नहीं जाएगा। तुम खाना खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। संजना सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ रात भर उसे गर्मी के कारण पसीने आते हैं। उफ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से हमारे घर में एसी तो दूर, एक कूलर भी नहीं है। कब इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा? रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती संजना सोने की कोशिश करती है और सूरज के बारे में सोचती है। दूसरे दिन ऑफिस में जब सूरज सर की एंट्री होती है, तब संजना उसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलती है। संजना ने सूरज के दिलाए हुए कपड़े पहने हुए थे। ओह संजना, लुकिंग वेरी नाइस। ये वही ड्रेस है ना? हाँ सर, ये वही ड्रेस है। थैंक यू फॉर दिस ड्रेस। यू आर मोस्ट वेलकम। दोपहर में जब सूरज लंच करने जाता है, तब संजना वहां आती है और उसे एक डब्बा देती है। सर, मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाई हूँ। हलवा? वाओ, मुझे हलवा बहुत पसंद है। सूरज हलवा खाने लगता है। अब संजना रोज सूरज के लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाने लगी। धीरे धीरे सूरज और संजना करीब आने लगते हैं और एक दिन सचमुच में सूरज संजना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
संजना को इसी दिन का इंतजार था। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से हमारी शादी की बात करेंगी। ओके सूरज, मैंने माँ को बता दिया है। सूरज की माँ और संजना की माँ की इजाजत से दोनों की शादी हो जाती है। संजना ससुराल में अपने बेडरूम में बैठी हुई है। वो एसी के रिमोट से टेम्परेचर कम करती है। वाह, मेरा कमरा कितना ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, कितना मजा आ रहा है। मायके में तो सड़ी हुई गर्मी में भी पंखे के सहारे सोना पड़ता था, जिसका कंडेंसर ना जाने कितने सालों से खराब है। संजना एसी में चिल हो रही थी, तभी सूरज कमरे में आता है और संजना उससे आइसक्रीम की डिमांड करती है। मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगा देता हूँ। सूरज संजना के लिए कई सारे फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाता है। इतनी सारी आइसक्रीम, ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने फ्रिज में रख देता हूँ, तुम्हारा जब मन करे निकाल कर खा लेना। संजना मन ही मन सोचती है, यहाँ तो फ्रिज भी है। मेरे मायके में तो आइसक्रीम खाने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता था। ठंडा पानी पीने के नाम पर सिर्फ एक घड़े का सहारा था। अमीर बनकर कितना मजा आ रहा है। संजना रोज सज संवर कर तैयार हो जाती। घर के नौकर चाकर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। यहाँ तो गर्मी में मेकअप खराब होने का भी टेंशन नहीं है। पूरे दिन फुल एसी में बैठे रहो और मेकअप तरोताजा रहता है। संजना की शादी को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। उसने एक बार फोन भी नहीं किया। मेरी संजना ठीक तो होगी ना? एक बार उससे मिल आती हूँ, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। संजना से मिलने के लिए पार्वती उसके ससुराल जाती है। अरे माँ, तुम? संजना बेटी, जब से तू शादी करके गई है तेरी कोई खबर नहीं आई, इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आने से पहले एक बार फोन तो कर देती। कोई बात नहीं, अब आई गई हो तो यहाँ बैठकर एसी की हवा खाओ। तुम्हारी झोपड़ी में तो एक कूलर भी नहीं है। टूटी फूटी दीवारों से सूरज की तेज गर्मी घर के अंदर आती है और घर किसी गर्म भट्टी की तरह जलता है। उफ, मुझे उस नरक से छुटकारा मिल गया। अपनी ही बेटी के मुंह से अपनी गरीबी के ताने ने पार्वती को झकझोर कर रख दिया। मतलब अब तक तुझे तेरा मायका नरक जैसा लगता था? और क्या माँ, गर्मी के मौसम में बाहर से आओ तो पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं मिलता था। यहाँ तो 2 फ्रिज है, एक किचन में और एक मेरे कमरे में अलग से। तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी पिलाती हो। संजना अपने कमरे में जाती और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आती है, लेकिन तब तक पार्वती जा चुकी थी। माँ चली गई, कोई बात नहीं, ये ठंडा पानी शायद मेरे नसीब में है। संजना सोफे पर बैठकर फ्रिज का ठंडा पानी पीती है, तभी उसके पास सूरज का फोन आता है। संजना, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ सूरज, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? संजना, पापा ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दान कर दी थी। यहाँ तक कि वो घर भी दान कर दिया जिसमें हम रहते हैं। हमें आज ही वो घर खाली करना पड़ेगा। क्या? संजना के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। संजना अपने पति और सास के साथ अपने मायके में है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। माँ जी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं सूरज बेटा, ये तो तुम्हारा ही घर है। हाँ, इस घर में अमीरों वाली सुख सुविधाएं नहीं है, एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, लेकिन संस्कार और प्यार तो है। बहन जी, अगर आज आप नहीं होती तो हम लोग सड़क पर आ जाते। आपने हमें सिर छिपाने के लिए छत दिया, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। पार्वती संजना के ससुराल वालों की बहुत देखभाल करती है। माँ, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपको गरीबी का ताना मारा, शायद इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये तू कैसी बातें कर रही है संजना बेटी, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। संजना, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, समझो सब ठीक हो गया। मतलब ये कि उस दिन जब माँ जी हमारे घर आई थी, तब तुमने उनके साथ जो व्यवहार किया वो सब माँ ने देख लिया था। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमने नाटक किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है सूरज। संजना, तुम्हें तो माँ जी का ख्याल रखना चाहिए। उस दिन संजना अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसके बाद वो पार्वती का बहुत ख्याल रखने लगती है। सूरज पार्वती के लिए एक छोटा सा घर खरीदता है जिसमें सारी सुख सुविधाएं होती हैं। समय समय पर संजना सूरज के साथ पार्वती से मिलने जाया करती और उसकी हर जरूरतें पूरी करती। श्यामलाल एक गरीब किसान था। उसका आम का एक छोटा सा बगीचा था। सुनिए, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार सभी पेड़ों की खूब सेवा करूंगा। देखना, इस बार अच्छे फल होंगे। श्यामलाल शहर जाकर खाद लाता है। सभी पेड़ों में खाद और पानी डालकर उनकी खूब देखभाल करता है। थोड़े दिनों में आम के पेड़ों में मंजर लग गए और कुछ दिनों के बाद उनमें फल भी लग गए। श्यामलाल ने कुछ फल अपने गांव में बेचे। अरे श्यामलाल भैया, कैसे आम दिए हैं तुमने? बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। ये लो, अपने आम वापस ले लो।
हे भगवान, इस बार भी फसल कम हुई और आम मीठे भी नहीं हुए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? सुनिए, गांव में इन आमों को कोई नहीं खरीदेगा। क्यों ना हम इन आमों को शहर में बेच दें? श्यामलाल ने अपने आमों को एक बैलगाड़ी पर रखकर शहर ले जाकर बेच दिया। आम कम होने के कारण उसे पैसे भी कम मिले थे। आम बेचकर वो गांव की ओर जाने लगा। रास्ते में बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक आम के पेड़ के नीचे जाता है। इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे ये क्या, इसकी तो एक टहनी टूटी हुई है। श्यामलाल एक लकड़ी का सहारा लगाकर उस पेड़ की टहनी को अपने गमछे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उससे बांध देता है और उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद श्यामलाल सोकर उठता है। अरे रात हो गई, अब घर कैसे जाऊंगा? तभी श्यामलाल की नजर जमीन पर जाती है। जब वो सो रहा था तब उस पेड़ से कुछ पके हुए आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इन्हें घर ले चलता हूँ। श्यामलाल उन आमों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर गांव ले आता है। गांव पहुंचने पर अरे श्यामलाल, तुम तो आम बेचने शहर गए थे ना? हाँ भैया, तो ये आम कहाँ से लाए? अरे भैया, एक आम के पेड़ के नीचे मैं सो गया था, उसी पेड़ के आम हैं। देखने में तो बहुत रसीले लग रहे हैं, जरा चखाओ तो। ये लो। अरे भैया, ये तो बहुत मीठे आम हैं। ऐसे आम अगर तुम्हारे बगीचे में होने लगे तो तुम तो माला माल हो जाओगे भैया। क्या कह रहे हो? जरा मैं भी तो चखूं। श्यामलाल और उषा उस आम को खाते हैं। ऐसे रसीले आम उन्होंने पहले कभी नहीं खाए थे। ये आम अगर हमारे बगीचे में हो गए तो हम खूब पैसे वाले हो जाएंगे। श्यामलाल उस आम के बीजों को अपने बगीचे में लगा देता है और रोज उनकी देखभाल करता। थोड़े दिनों बाद उनमें से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। श्यामलाल रोज उनमें पानी डालता और सोचता कि काश ये जल्दी बड़े हो जाएं। एक रात श्यामलाल ने सपना देखा। उसके सपने में वही आम का पेड़ आया जिसकी टहनी उसने अपने गमछे से बांधी थी। वो पेड़ कहने लगा, ये जादुई आम के पेड़ हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये आम के पेड़ जल्दी बड़े हो जाएं, तो तुम्हें इन्हें लोगों की नजरों से बचाना होगा। इन पौधों पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगले दिन श्यामलाल ने कुछ मजदूर बुलाकर अपने बगीचे की बाउंड्री की दीवारें और ऊंची करवा दी। अब वो आम के छोटे पौधे किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। अरे श्यामलाल भैया, ये दीवारें इतनी ऊंची क्यों करवा रहे हो? जादुई आम उगने वाले हैं क्या? हैं? अरे अब इससे कैसे पता चल गया? अरे नहीं भैया, अब ऐसे ही। बाउंड्री ऊंची हो जाने के बाद श्यामलाल के आम के पौधे थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े पेड़ बन गए। ये पौधे तो कुछ ही दिनों में बड़े पेड़ बन गए। ये तो सच में जादुई आम के पेड़ हैं। हाँ, और अब हमारी गरीबी के दिन भी जल्दी दूर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उन पेड़ों में फल भी लगने लगे। अचानक ही छोटे से पौधों को इतनी जल्दी बड़े होता देखकर ग्रामीण आपस में बातें करने लगे। अरे ये श्यामलाल के आम का पौधा इतने जल्दी कैसे बड़े होगा भाई? हाँ भाई, लगता है कोई जादुई पौधा लाया है। सुना है वो शहर से आम लाया था, उसी आम के बीज के पेड़ हैं। एक दिन जब श्यामलाल उन पेड़ों से फल तोड़ने लगता है तो उनमें से एक फल सुनहरे रंग का था और काफी चमक रहा था। अरे वाह, इस पेड़ में तो फल लग गए हैं, लेकिन ये क्या? यह आम इतना चमक क्यों रहा है? श्यामलाल उस फल को तोड़ता है तो देखता है कि वो फल सोने का है। अरे वाह, सोने का फल! आम के पेड़ ने हमें सोने का फल दिया है। अब हम अमीर बन जाएंगे। इस फल को तिजोरी में रख दो। उस रात श्यामलाल को एक सपना आया। उसके सपने में वही आम का पेड़ था जिसकी टहनी की उसने मरम्मत की थी। ये जादुई पेड़ हैं। अगर तुम इसी तरह से रोज इनकी सेवा करोगे तो ये रोज तुम्हें एक सोने का फल देंगे। अब वो आम का पेड़ रोज एक सोने का फल देता और श्यामलाल रोज उस फल को तोड़कर तिजोरी में रख देता और श्यामलाल एक एक करके सभी सोने के फलों को तिजोरी में रखवा देता था। श्यामलाल अब अपने बाग के दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता था और उनमें पानी भी नहीं डालता था। उसके बगीचे के दूसरे पेड़ सूखते गए और उनमें अब फल भी नहीं आते थे। अब श्यामलाल धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। उसे देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे।
अरे श्यामलाल, तेरे बगीचे में आम नहीं होता क्या? अब तू आम बेचने शहर नहीं जाता? अरे श्यामलाल, तेरी लॉटरी लग गई है क्या? है नया घर, सोने की चेन, क्या बात है भाई? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रात श्यामलाल को फिर एक सपना आता है और उसे उस पेड़ की आवाज सुनाई पड़ती है। अपने बगीचे के दूसरे पेड़ों को भी उतना ही प्यार करो जितना उस सोने के फल देने वाले पेड़ को करते हो। वो सब तुम्हें मीठे और रसीले फल देंगे। लेकिन श्यामलाल की आंखों पर लालच की पट्टी पड़ी थी। उसे तो सिर्फ अपने सोने के फल से मतलब था। उसने दूसरे पेड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक दिन सुबह जब श्यामलाल सोने का फल तोड़ने गया तो उसने देखा कि उस पेड़ में आज सोने का फल नहीं था और पेड़ एक ही रात में फिर से छोटा होकर सूख चुका था। श्यामलाल की तिजोरी में रखे सारे सोने के फल भी गायब हो गए थे। श्यामलाल जोर जोर से रोने लगा। अब रोने से क्या फायदा? आपके लालच ने आपसे वो सब छीन लिया जो आपको उस जादुई पेड़ ने दिया था। तुम सही कह रही हो। अब तो पुराने पेड़ भी सूखकर बेजान हो गए हैं, उनमें फल भी नहीं है। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा? तभी श्यामलाल को एक आवाज सुनाई देती है। श्यामलाल, तुम्हारा ये जादुई आम का पेड़ अब कभी सोने का फल नहीं देगा। तुम्हारे लालच ने इसका जादू इससे छीन लिया है। अब तुम्हें अपने पुराने पेड़ों की पहले की तरह ही सेवा करनी होगी। वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे और उनमें मीठे और रसीले फल भी लगेंगे। हाँ हाँ, मैं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्यामलाल अपने बगीचे के पुराने पेड़ों की फिर से देखभाल शुरू कर देता है। उनमें पानी और खाद डालता है और उनकी खूब सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद श्यामलाल के पुराने आम के पेड़ फिर से हरे भरे होने लगते हैं और उनमें फल लगने लगते हैं। इस बार श्यामलाल के पुराने पेड़ों के आम काफी रसीले और मीठे थे और फसल भी अच्छी हुई थी। अरे श्यामलाल, तुम्हारे आम के फल तो इस बार बहुत ही मीठे और रसीले हैं भाई। इससे पहले कि सारे फल गांव में ही खत्म हो जाए, तुम इन फलों को जल्दी से शहर में बेच दो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। और श्यामलाल अपने आमों को एक बैलगाड़ी में रखकर शहर ले जाता है और उन्हें बेच देता है। इस बार उसे आम बेचकर अच्छे पैसे मिले थे। श्यामलाल खुशी खुशी घर आ जाता है। उस रात उसने फिर से एक सपना देखा। सपने में वही आम का पेड़ श्यामलाल से कहता है, अब हर साल अपने बगीचे के आम के पेड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना। अब तुम्हें सोने के आम तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे बगीचे के आम बेहद मीठे और रसीले होंगे, जिन्हें बेचकर तुम खूब पैसा कमाओगे। और अब श्यामलाल ऐसा ही करता है और अपने बगीचे के आम को बेचकर खूब पैसा कमाता है। धीरे धीरे पैसा जोड़कर श्यामलाल ने गांव में अपनी एक आम की दुकान खोल ली। क्यों ना हम अपने बगीचे में आम की अलग अलग वैरायटी उगाएं, जिसे बेचकर हमें खूब पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं शहर जाकर उन सबके बीज लेकर आऊंगा। और श्यामलाल ने अपने बगीचे में अब अलग अलग वैरायटी के आमों के पेड़ लगाए। कुछ साल के बाद उन पेड़ों में फल आने लगे और श्यामलाल अपनी दुकान में अलग अलग वैरायटी के आम बेचने लगा, जिससे उसकी कमाई खूब बढ़ गई और श्यामलाल माला माल हो गया।